हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं इस पार्ट से जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अबाउट द इन्फेक्शियस एजेंट्स। ठीक है, हम लोग इन्फेक्शियस एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड किस किस वजह से एक्चुअली बीमारी होती है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी। सो लेट्स स्टार्ट। सो वी हैव सीन दैट एंटायर डाइवर्सिटी सीन इन द लिविंग वर्ल्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू फ्यू ग्रुप्स। मतलब जो भी चीज़ें हम आसपास देख रहे हैं उसको हम लोग किसी ना किसी ग्रुप में क्लासीफाई करके सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। और ये जितनी भी क्लासिफिकेशन है ना, ये बेस है इस चीज़ पे कि जैसे सपोज हमने एक ग्रुप को डिवाइड किया, यहाँ पे एक ग्रुप को यहाँ पे डिवाइड किया, तो ये इस बेसिस पे है कि इनके अंदर सारी कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, इनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कैन कॉज डिजीजेज आर फाउंड इन अ वाइड रेंज ऑफ सच कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कोई डिजीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से कोई डिजीज़ हो सकती है, वो वाइड रेंज ऑफ ऐसी क्लासिफिकेशन में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सम ऑफ देम आर वायरसेस, सम आर बैक्टीरिया, सम आर फंजाई, सम आर सिंगल सेल एनिमल्स और प्रोटोजोआ। तो इसमें से कुछ वायरसेस हैं, कुछ बैक्टीरिया हैं, कुछ फंजाई हैं, कुछ प्रोटोजोआ वगैरह जिसे बोलना चाहिए उस कैटेगरी में हम लोग डालते हैं। नीचे फिगर दी हुई है, अभी दिखाएंगे आपको। सम डिजीजेज आर ऑल्सो कॉज्ड बाय मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म सच एज वॉर्म्स एंड डिफरेंट काइंड। मतलब कई तो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की वजह से बीमारियां हो रही हैं, यानी कि ऐसी वजह से जिसमें एक सिंगल सेल एनिमल इन्वॉल्व है, और कई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की वजह से हो रही हैं। तो किसी एक की वजह से नहीं, दोनों इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक फोटो दे रखी है, पिक्चर ऑफ SARS वायरस कमिंग आउट ऑफ द सर्फेस ऑफ एन इन्फेक्टेड सेल। द वाइट स्केल लाइन रिप्रेजेंट 5। अच्छा, इसमें तो यहाँ पे क्लियर इमेज आ ही नहीं रही है, बट इधर यू कैन सी ये स्टेफाइलोकोकाई की इमेज है, विच इज़ अ बैक्टीरिया, जिसकी वजह से एक्ने हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना मतलब वेरिएशन में इट इज़ लुक देखने को मिल रहा है। देन यहाँ पे है लेसिमेनिया द प्रोटोजोआ, जिसकी वजह से काला आजार होता है। द ऑर्गेनिज्म आर ओवल शेप्ड एंड ईच हैज़ ओनली वन विप लाइक स्ट्रक्चर। वैसे ओवल शेप्ड है और विप लाइक स्ट्रक्चर उसमें है, एंड ईच हैज़ वन लाइक विप लाइक स्ट्रक्चर। और उसमें वन ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडिंग while a cell of the immune system has gripped on the two whips of the dividing organism is sending cell process up to eat up the organism। बेसिकली यहाँ पे जो सेल है वो इसको खाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये दिखाया गया है। सो ये वाली फोटो क्लियर नहीं है तो मैं नहीं दिखा पाऊंगी, बट बाकी सब आप देख सकते हो। दिस इज अबाउट द बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोका इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एंड देन ये वाला है आपका, ये प्रोटोजोआ की कैटेगरी में आ गया। ये वाला हमारा एडल्ट राउंड वर्म की कैटेगरी में आ गया, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। एंड ये स्कैरिसिस की वजह से होता है, मतलब स्कैरिसिस जो है उसको उस कैटेगरी में डाला है। ठीक है, काफ़ी बड़ा ऑर्गेनिज्म है, छोटा नहीं है, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, बट ये आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, सो कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस आर द कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर एंड एड्स। उन्होंने क्या बोला, जो कॉमन एग्जाम्पल हैं डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस वो हैं कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, डेंगू वायरस एंड एड्स। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सो जो एड्स की वजह से हैं, वायरसेस की वजह से जो हैं वो ये वाली बीमारियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे कलर से हाईलाइट करती हूँ जो कि बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियाँ हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और बीमारियां जो किसी और ऑर्गेनिज्म की वजह से होती हैं वो यहाँ पर हैं। ठीक है, एंड उसके बाद एक और कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं जिसमें वर्म्स वगैरह की वजह से कोई बीमारी हो रही है। सो सिंपल सी बात है, कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डिजीजेज में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फीवर एंड एड्स, ये सब वायरस की वजह से हो रहा है। ठीक है, टाइफॉइड फीवर, कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस दैट इज TB, एंथ्रैक्स, ये शीप वगैरह, ये कैटल्स के साथ काम करने से ये डिजीज होती है। दीज आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। ठीक है, प्रोटोजोआ माइक्रोब्स जो है उसकी वजह से मलेरिया होता है। ठीक है, इसमें कैटेगरी होती है फेल्सीपैरम जो बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। सो प्लाज्मोडियम जो है उसकी वजह से ये होता है, विच इज़ अ प्रोटोजोआ। एंड कई कई बीमारियां ऐसी है जो वॉर्म्स वगैरह की वजह से होती है, जैसे कि एलिफेंटाइसिस जो कि एक विचेरियरा बैनक्रॉफ्टी, जिसे कहना चाहिए फाइलेरियल वॉर्म है, जिसकी वजह से ये बीमारी होती है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट वी थिंक ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ इन्फेक्शियस एजेंट? द आंसर इज दैट दीज कैटेगरी आर इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग वॉट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़। मतलब हम लोग क्यों बात कर रहे हैं
कि कैटेगरीज कौन सी है, कौन सी कैटेगरीज में डालना चाहिए, व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली कैटेगरीज में डालने से फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि, एक सेकेंड रुकिए, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, मतलब नॉर्मली कि इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग व्हाट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट टू यूज़। ये हेल्प करेगा तब जब हम लोगों को ट्रीटमेंट करना होगा कि कौन सी ट्रीटमेंट यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, मेंबर ऑफ ईच वन ऑफ दीज ग्रुप, वायरसेस, बैक्टीरिया एंड सो ऑन, हैव मेनी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। तो मेंबर ऑफ ऐसे जो भी ईच ऑफ दीज ग्रुप, उनके अंदर काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है। जैसे कि अब मैं बात करूँ वायरसेस, एक ग्रुप ले लिया, तो इसमें जितने भी मेंबर्स हैं वायरसेस के अंदर, उनके बारे में क्या कॉमन बात है कि दे लिव इनसाइड होस्ट सेल वेयर इज बैक्टीरिया वेरी रैपिड रेयरली डू। मतलब कि इन्होंने क्या बोला कि ये होस्ट सेल के अंदर रहते हैं, होस्ट सेल के अंदर, एंड बैक्टीरिया ऐसा नहीं करते। एंड वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, बहुत जल्दी से मल्टीप्लाई करते हैं, वाइल जो वॉर्म्स होते हैं वो बहुत स्लोली मल्टीप्लाई करते हैं, अगर मैं बाकी तीनों से कंपेयर करूँ। टेक्सोनॉमिकली ऑल बैक्टीरिया आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर देन टू वायरसेस एंड वाइस वर्सा। मतलब कि आपस में बैक्टीरिया आपस में काफ़ी इंटर रिलेटेड होंगे, एंड आपस में कई सारे वायरसेस ऐसे होंगे जो इंटर रिलेटेड होंगे, ठीक है, मतलब आपस में रिलेटेड होंगे। दिस मीन्स दैट मैनी इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस आर सिमिलर इन द बैक्टीरिया ग्रुप बट आर नॉट शेयर्ड विद द वायरस ग्रुप। यानी कि जो चीज़ें बैक्टीरिया ग्रुप में कॉमन होंगी या सिमिलर होंगी, वो ऐसा नहीं होगा कि वायरस वाले में भी सिमिलर हों। एज अ रिजल्ट, drugs that block one of these life processes in one member of the group is likely to be affected against many other member of the group। मतलब सपोज हमने यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात करी, एक मेडी ली, ठीक है, मेडिसिन ली। अब ये मेडिसिन किसी बैक्टीरिया को मार रही है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो हो सकता है वो और बड़ी रेंज में डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया हैं उनको भी मारे, ये पॉसिबल है, क्योंकि ये जो मेडिसिन है, सपोज इसके जो बैक्टीरिया के खिलाफ लेते हैं उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमने एंटीबायोटिक लिया है तो एंटीबायोटिक से सिर्फ एक टाइप के बैक्टीरिया नहीं मिलते, और भी जो इसी की कैटेगरी के बैक्टीरिया होते हैं वो भी मर जाते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि कई बार हम जब बीमार होने पे एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो हमें लूज मोशन हो जाते हैं, बिकॉज हमारे जो बॉडी के अंदर हेल्दी बैक्टीरिया हैं जो बॉडी के अंदर होने चाहिए वो भी, उनकी भी डेथ हो जाती है, ठीक है। सो ये चीज़ें हर किसी के साथ हैं, हर ऑर्गेनिज्म के केस के साथ हैं। नाउ इसके ऊपर आते हैं, एज अ रिजल्ट ड्रग्स दैट ब्लॉक वन ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस इन वन मेंबर, जो एक को ब्लॉक करेंगे वो दूसरे को भी ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, उनको भी क्या कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी इफेक्टिव होंगे। बट द सेम ड्रग विल नॉट वर्क अगेंस्ट अ माइक्रोब बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट ग्रुप। तो वही सेम ग्रुप, जैसे अब ये बात फिर से सेम करती हूँ, एंटीबायोटिक है तो ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया पे तो वर्क करेगा, बट ये वायरस पे वर्क नहीं करेगा, इट वोंट वर्क ऑन वायरस, ठीक है। सो ये तो एक चीज़ अलग हुई। नाउ यहीं पे उसने पूरा एग्जाम्पल दे दिया, मैं इसको समझा देती हूँ फिर से लाइन टू लाइन। एज एन एग्जाम्पल, लेट अस टेक एंटीबायोटिक्स, दे कॉमनली ब्लॉक बायोकेमिकल पाथवे इंपॉर्टेंट फॉर बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया के लिए जो जो चीज़ उनको ज़रूरी होती है, सेल वॉल बनाना, ये सारी चीज़ें जो वो फॉलो करता है, वही प्रोसेस हम रोक देते हैं एंटीबायोटिक खा के। मैनी बैक्टीरिया फॉर एग्जाम्पल मेक अ सेल वॉल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। वो क्या करते हैं, सेल वॉल बनाते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ब्लॉक द बैक्टीरियल प्रोसेसेस दैट बिल्ड द सेल वॉल। तो ये जो पेनिसिलिन है ना, ये ऐसे बैक्टीरियल प्रोसेसेस को रोक देता है, मतलब इट ब्लॉक्स द बैक्टीरियल प्रोसेस जिससे वो सेल वॉल बनेगी, जिसकी वजह से जो ग्रोइंग बैक्टीरिया हैं, जो आगे जो बैक्टीरिया बढ़ रहे हैं, वो सेल वॉल नहीं बना पाते, एंड दैट इज़ वाई दे डाई ईजिली। Human cell doesn't make a cell wall anyway, so penicillin cannot make such an effect on us। तो humans के सेल जो हैं वो खुद के लिए तो सेल वॉल बनाते ही नहीं है, तो हमारे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक का, क्योंकि हमारा कोई प्रोसेस उससे ख़राब नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि हमारे सेल वॉल बन रही थी तो वो रुक गई, क्योंकि हमारी बॉडी में वो काम होता ही नहीं है। पेनिसिलिन विल हैव दिस इफेक्ट ऑन एनी बैक्टीरिया दैट यूजेस सच प्रोसेस फॉर मेकिंग सेल वॉल। तो पेनिसिलिन क्या करेगा, उसका असर होगा ऐसे बैक्टीरिया पे जो ऐसे प्रोसेसेस यूज़ करता है सेल वॉल बनाने के लिए। सिमिलरली मैनी एंटीबायोटिक वर्क अगेंस्ट मैनी स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया रेदर देन सिंपली वर्किंग अगेंस्ट वन। इन्होंने क्या बोला, कई एंटीबायोटिक्स वर्क अगेंस्ट करते हैं बैक्टीरिया के, मतलब अगेंस्ट
देन मतलब जिसे कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है सबके अगेंस्ट, कुछ के अगेंस्ट दे वर्क, ठीक है। तो वो अगर एक के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो कुछ के अगेंस्ट वो डेफिनेटली वर्क करेंगे। But viruses do not use this pathway at all, and that is the reason why antibiotic do not work against viral infection. वायरसेस के साथ ऐसा कुछ नहीं है कि सेल वॉल फॉर्मेशन हो रहा है या फिर कुछ भी चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो उसका कोई असर नहीं दिखेगा वायरल इन्फेक्शंस पे. If we have a common cold, taking antibiotic does not reduce the severity or the duration of the disease. सपोज हमें कोल्ड हो गया है, ठीक है, जो बैक्टीरिया की मतलब वायरस की वजह से हुआ है, ठीक है, राइनो वायरस की वजह से होता है वो. तो अगर हमने उसमें एंटीबायोटिक ले ली तो उसका कोई हमारे कोल्ड पे कोई असर नहीं पड़ेगा कि हमारा कोल्ड कम हो गया. However, if we also get a bacterial infection along with the viral cold, taking antibiotic will help. लेकिन हाँ, हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया साथ साथ में किसके, वायरल इन्फेक्शन के, तब एंटीबायोटिक लेने से हमें हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी चीज़ें हैं विच इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एक तरह के हमें अगर पता चल जाए कि कौन सा कॉजेटिव एजेंट है तो उससे बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं. लाइक वी कैन आइडेंटिफाई कि क्या प्रॉब्लम है बॉडी के अंदर और हाउ कैन वी सॉल्व इट. ठीक है, सो नेक्स्ट पे आते हैं मीन्स ऑफ स्प्रेड पे. जैसे बेसिकली हाउ डू इन्फेक्शन डिजीजेज स्प्रेड. तो इन्होंने बोला है कैसे ये जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं ये स्प्रेड करती हैं. मैनी माइक्रोबियल एजेंट कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन अ वेराइटी ऑफ वेज. तो इन्होंने क्या बोला, कई सारे माइक्रोबियल एजेंट्स हैं वो क्या करते हैं, जस्ट गिव मी 1 मिनट, कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स. मतलब बड़े आराम से वो किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे में फैल सकते हैं. In other ways, they can be communicated and so are called the communicable diseases. तो communicable diseases यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बड़े आराम से फैल गई या स्प्रेड हो गई. Such disease causing microbes can spread through the air. ऐसे disease causing microbe जो होते हैं वो air के थ्रू spread हो सकते हैं. This occur through the little droplets thrown out by an infected person who sneezes or cough. किसकी वजह से हो सकता है, ये जो ड्रॉपलेट कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन जब स्नीज करते हुए कफ करते हुए जो बाहर बॉडी से बाहर निकलते हैं उसके थ्रू ये दूसरे पर्सन में एंटर कर सकता है, जैसे कि कोरोना के टाइम भी हो रहा है. समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दीज ड्रॉपलेट्स. तो कोई भी आसपास जो खड़ा है अगर वो ब्रीथ करेगा ऐसे में तो उसको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी. Examples of such disease spread through the air are the common cold, coronavirus diseases, pneumonia and TB. तो ये सारे ऐसे कॉमन एग्जाम्पल्स हैं कि अगर आप इनमें से किसी एक इन्फेक्टेड पर्सन के पास खड़े हो एंड वो स्नीज करे या फिर वो छींके खांसे तो दैट कैन रीच टू यू, दैट जर्म्स कैन रीच टू यू विच कैन इन्फेक्ट यू. आपको वो इन्फेक्ट कर सकते हैं. वी ऑल हैव हैड द एक्सपीरियंस ऑफ सिटिंग नियर समवन सफरिंग फ्रॉम अ कोल्ड एंड कैचिंग इट आवर सेल्स. हमने कई बार देखा है कि हम लोगों के आसपास कोई भी बीमार था और हमें खुद वो बीमारी हो गई बिकॉज वी easily catch those diseases. Obviously, the more crowded our living condition are, the more likely it is such that airborne diseases will spread. Obviously बात है जहाँ पे ज़्यादा भीड़ भाड़ है, जहाँ पे ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं चांसेस हैं कि लोग बहुत पास पास रह रहे हैं, वहाँ पे बीमारी बहुत जल्दी फैल सकती है. ठीक है, सो दैट वाज ऑल. इसको मैं एक बार समझा देती हूँ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. नाउ देखो यहाँ पे क्या दिखाया है, देखो लार्ज ड्रॉपलेट सेटल टू ग्राउंड इन अ फ्यू सेकेंड्स. जो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स थी खांसते वक्त वो तो सेटल हो गई ग्राउंड के अंदर, ठीक है, कुछ थोड़ी दूर चली गई, यहाँ तक सेटल हो गई. लेकिन जो छोटी छोटी सी थी, बहुत हैवी ड्रॉपलेट्स नहीं थी, वो क्या करेंगी, वो इस पूरे जोन में मतलब हवा में ही रहेंगी क्योंकि इतनी हैवी नहीं है कि सेटल डाउन हो जाए. एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई कैरिड इन एयर करंट्स फॉर मिनट्स टू आवर. तो ये जो हैं ये एक जगह से दूसरी जगह तक मतलब जाती रहती है मिनट्स तक टू आवर्स, मतलब इट दे कीप ऑन गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो इमेजिन, जस्ट इमेजिन अ पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, ठीक है, द पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर और उसके ऊपर थोड़ा सा भी यहाँ से ये उड़ता हुआ इधर या इधर से कहीं से भी उसके ऊपर वो जर्म आया तो दिस पर्टिकुलर पर्सन विल बिकम इन्फेक्टेड एंड दैट इज़ हाउ द डिजीज स्प्रेड. ठीक है, नाउ यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, मैं रीड कर देती हूँ. एयर ट्रांसमिटेड डिजीज आर ईजियर टू कैच द क्लोजर वी आर द इन्फेक्टेड पर्सन. जितनी भी एयर ट्रांसमिटेड डिजीजेज होती हैं वो बहुत ईजिली कैच कर लेते हैं, लेकिन क्लोज एरिया में क्या होता है ना, जनरली तो क्या हुआ ये ऐसे उड़ के इधर उधर चला गया और वो दूर तक हो गया, लेकिन ओवर क्राउडेड एरियाज़ के अंदर वेंटिलेशन हुआ नहीं, वो एक ही जगह पे इकट्ठा होता रहा
एंड जो भी पर्सन आसपास यहाँ पर होंगे उनको इन्फेक्शन हो गया। डिजीजेस कैन ऑल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर, पानी से भी डिजीजेस फैल सकती हैं। दिस अकर if the excreta from someone suffering from an infectious gut disease such as cholera get mixed with the drinking water used by people living nearby. Suppose ये कैसे हुआ कि एक पर्सन है जो कि एक एरिया में रह रहा है, उसका एक्सक्रीटा समहाउ किसी पानी के सोर्स के साथ या किसी की चीज़ के साथ मिक्स हो गया। द कॉलेरा कॉजिंग माइक्रोब्स विल एंटर अ हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक एंड कॉज डिजीज इन देम, एंड देन वो जो कॉलेरा कॉजिंग एजेंट है वो उस हेल्दी पर्सन के अंदर घुस जाएगा उसकी बॉडी में और उसको वो डिजीज़ हो जाएगी। एंड ये तब हो सकता है जब साफ पानी की सप्लाई ना हो। ऑल्सो द सेक्शुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर। तो सेक्शुअल एक्ट में क्या होगा, कोई भी टू पीपल दे विल कम इन टू फिजिकल कॉन्टैक्ट, एक दूसरे के फिजिकल कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड दैट विल लीड टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन, उसकी वजह से इन्फेक्शन स्प्रेड होगा। मैं हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको याद रहे। तो एक चीज़ पानी के थ्रू भी हुई, ठीक है, उसका एग्जाम्पल कॉलेरा हो गया यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा सेक्शुअल एक्ट दैट इज़ फिजिकल, जिसे कहना चाहिए कॉन्टैक्ट, इसमें हाथ मिलाना नहीं, बाकी चीज़ें टू पीपल कैन हैव विद ईच अदर, ठीक है। नॉट सरप्राइजिंगली दे आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन सच एज साइफिलिस एंड एड्स दैट आर ट्रांसमिटेड बाय सेक्शुअल कॉन्टैक्ट फ्रॉम वन पेरेंट टू द अदर। तो ये जो बीमारियां हैं एड्स एंड सिफिलिस, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती हैं बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्शुअल कॉन्टैक्ट। However, such sexual transmitted disease are not spread by casual physical contact. तो वही चीज़ कह रहे हैं कि केवल कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं कि हाथ मिला लिया, हग कर लिया, उससे फैल जाएंगी। बाकी डिटेल में मतलब जिसे कहना चाहिए प्रॉपर अगर फिजिकल कॉन्टैक्ट होगा तब ये बीमारी फैलती हैं, ठीक है। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड हैंडशेक और हग्स और स्पोर्ट्स लाइक रेसलिंग और बाय एनी अदर वे इन विच वी टच ईच अदर सोशली। तो ऐसा कोई भी तरीका जिससे हम लोग सोशली किसी को टच करते हैं उससे नहीं होगा। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि एड्स जैसी बीमारी, तो वो कैसे फैलेगी, उसका रीज़न होगा, यहाँ पे लिखा है ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और फ्रॉम एन इन्फेक्टेड मदर टू हर बेबी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग। तो ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो गया, या फिर एक मदर ने अपने चाइल्ड को दूध पिलाया तो उस चक्कर में वो जो वायरस था वो स्प्रेड हो गया, एंड दैट कैन लीड टू द इन्फेक्शियस डिजीज़। वी लिव इन एन इन्वायरमेंट दैट इज़ फुल ऑफ मैनी अदर क्रिएचर अपार्ट फ्रॉम अस, बहुत सारे और भी मतलब क्रिएचर्स रहते हैं। इट इज़ इनएविटेबल दैट मैनी डिजीजेज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल्स। दीज एनिमल कैरी द इन्फेक्शियस एजेंट फ्रॉम द सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। तो कई बार ये जो एनिमल्स होते हैं यही इन्फेक्शियस एजेंट को एक सिक पर्सन, बीमार पर्सन से दूसरे होस्ट तक लेके जाते हैं। दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडियरीज एंड आर कॉल्ड वैक्टर्स। देखो एक सिंपल सी बात बताती हूँ, जैसे कि मलेरिया के केस में है जो बीमारी वो हो रही है किसकी वजह से, वो हो रही है प्रोटोजोआ की वजह से, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि मच्छर काटने से हो रहा है, क्योंकि मच्छर जो है वहाँ पे वो वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह में बीमारी को लेके जा रहा है, ठीक है। तो ये इन्फेक्टेड पर्सन को एक मच्छर ने काटा, ठीक है, इन्फेक्टेड पर्सन, एंड वेक्टर यानी उस मॉस्किटो ने काटा और मॉस्किटो वो बीमारी इस हेल्दी पर्सन तक ले आया। सो दैट कैन हैपन विद पीपल एंड दैट हैपन्स यूजुअली, एंड दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड द वैक्टर्स। क्योंकि ये क्या करते हैं, वैक्टर्स क्यों कहलाते हैं, दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडियरीज एंड दे आर कॉल्ड वैक्टर्स, एक जगह से दूसरी जगह बीमारी को लेके जाते हैं। जो कॉमन वैक्टर्स हम जानते हैं वो मॉस्किटो है, एंड कई मॉस्किटो में क्या होता है ना, फीमेल को हाईली न्यूट्रिशनस फूड की ज़रूरत होती है ब्लड की फॉर्म में ताकि वो मेच्योर एग्स दे सकें। मॉस्किटोज फीड ऑन मेनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स इंक्लूडिंग अस, तो इसलिए वो हमारे ब्लड पे फीड करते हैं ताकि उनको वो प्रॉपर एग डेवलप कर सके, एंड इन दिस वे वो एक बीमारी को दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। यहाँ पे आप देख सकते हो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो बीमारी ट्रांसफ़र हुई दैट वाज बाय मॉस्किटो, ठीक है, बाय फूड, बाय इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट कि आपने कप प्लेट पे टच किया था और उस पर्सन हेल्दी पर्सन ने उसी में से पी लिया, एंड बाय एयर एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, एंड रेबिड एनिमल जिसको रेबीज़ हो रखा है। सो दीज आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ डिजीजेस, किस किस वजह से बीमारी हो सकती है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई
तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, आप 9th की प्लेलिस्ट है साइंस की, वो चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। यानी इस चैप्टर से रिलेटेड और भी चैप्टर्स कवर होंगे धीरे धीरे, वो सारी वीडियो आपको वहाँ पे मिल जाएंगी। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी समझ में आया हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस। एंड उसके अलावा प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट एक पार्ट है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिवेंशन है जो रह गया है, विच वी विल कवर। एंड आई थिंक 2 वीडियो में वो दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।